नमस्कार दोस्तों, क्या एशिया में अब चौथे युद्ध की आहट लगभग दिखाई दे रही है? क्योंकि आप सभी जानते हैं सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत और पाकिस्तान से हुई, उसके बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हुई, इसके बाद थाईलैंड कंबोडिया के बीच में लड़ाई हुई और अब जो है चौथा युद्ध भी कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है। आप सभी को मैंने कई बार ये बताया है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो लीक हुई थी उसमें यह बताया गया कि आने वाले 2027 के अंदर रशिया और चाइना दोनों मिलकर ताइवान के ऊपर हमला करेंगे और ताइवान को एक बार फिर से चीनी का आधिकारिक हिस्सा बना दिया जाएगा। और इसको लेकर चाइना के अंदर कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग भी चल रही है और अब इसी प्लानिंग को फेल करने के लिए जापान की तरफ से चाइना को एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है और इसी धमकी के बीच में अब अमेरिका भी उतर चुका है। अमेरिका बोल रहा है कि अगर चाइना ने हमला करने की कोशिश करी या फिर ताइवान को दबाने की कोशिश करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और दूसरी तरफ जापान की पीएम संसद के अंदर खड़े होकर चाइना को लेकर कई सारी बातें बोल देती हैं, जिसे लेकर चाइना अब बोल रहा है कि ताइवान को लेने से पहले मुझे जापान के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसके ऊपर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में खबर निकल के आती है 49 मिनट पहले ही। अब देखिए, लगातार एशिया के अंदर तनाव बना हुआ है। कल ही मैंने आपको बताया है कि साउथ कोरिया भी क्या बना रहा है, परमाणु पनडुब्बी बना रहा है और अब अमेरिका चाह के भी इस युद्ध को नहीं रोक सकता है क्योंकि एशिया के अंदर अब कोई ना कोई बड़ा युद्ध होके ही रहेगा। और जापान ने बोला है कि WW2 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जापान ने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी है, तो अब हम भी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आप यहां पर देखिए, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन और जापान के अंदर खतरनाक मोड़ अब आ चुका है क्योंकि जापान की पीएम के द्वारा ताइवान पर हमला करने को लेकर चाइना के सामने पहली बार खुल के यह बयान दिया गया है कि अगर तुमने ताइवान के ऊपर हमला किया या फिर उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी तो जापान बीच में खड़ा हुआ है, जरूर से याद रखिएगा। सवाल यहां पर यह भी आता है कि जापान इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि वो भांप चुका है कि जिस प्रकार से भारत ने गलती करी थी वैसी गलती जापान नहीं दोहराएगा। अब भारत ने कौन सी गलती करी थी वो भी देखिएगा। यहां पर जैसे ही भड़काऊ बयान आता है तो शी जिनपिंग के द्वारा कहा जाता है कि इस भड़काऊ बयान को वापस लेने की कोशिश करे। ये है जापान की पीएम और इनका नाम है साने तकाची। इनके द्वारा तकाइची ने 7 नवंबर को संसद में खड़े होकर यह बोला कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो उसे दबाव लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए पूरी तरीके से जापान रेडी है। और यह पहली बार जो है ऐसा बयान दिया गया। जैसे ही बयान दिया गया तो चाइना की तरफ से शी जिनपिंग ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला बयान है, कृपया इस बयान को वापस लेने की कोशिश करो, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। आप देखिए जरा, इस प्रकार के बयान दिए गए और उसके बाद में चाइना लगातार क्या कर रहा है, धमकी देने का काम कर रहा है। अब इन्हीं धमकियों के बीच में एक टकराव भी इनके बीच में हो चुका है। इस टकराव के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, चाइना के कोस्ट गार्ड का शिप है जो कि अभी हाल ही में रविवार को जापान का एक छोटा सा द्वीप जिसके ऊपर जापान का कब्जा माना जाता है, चाइना कई बार बोल चुका है कि यह द्वीप किसका है, जापान का है, चाइना का है। तो चाइना और जापान के बीच में पहले भी खिंचाव हो चुका है। अभी रविवार के दिन क्या हुआ, चाइना का जो कोस्ट गार्ड है इसके द्वारा सेनकाकू आइलैंड के आसपास चक्कर लगाया जा रहा था और जैसे ही ये चक्कर लगा रहा है जापान को पता चला तो जापान ने तुरंत एक्शन लिया और इनको यहां से भगा दिया कि ये हमारी सीमा है, इसमें प्रवेश करने की तुम बिल्कुल भी कोशिश मत करो। जैसे इनके द्वारा इनको भगाया गया तो दूसरी तरफ क्या किया गया, अमेरिका के द्वारा स्टेटमेंट आया कि हम ताइवान के ऊपर हमला हुआ तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए चाइना के सामने खड़े हैं और अगर जापान को लेकर भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई या फिर जापान के साथ में भी चाइना का मूड हो रहा हो लड़ने के लिए तो उसमें भी बीच में कौन खड़ा हुआ है, अमेरिका यहां पर खड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसा सेंसिटिव इलाका है ये जिसमें ताइवान के आसपास का इलाका जापानी समुद्री इलाका कहलाता है, जहां पर जापान के जो वॉरशिप है वो भी घूमते हैं, चाइना के वॉरशिप जो कि ताइवान को डराने के लिए घुमाए जाते हैं और एक तरफ अमेरिका जो कि जापान की मदद भी करता है और ताइवान की मदद भी करता है, तो इसके वॉरशिप भी यहां पर घूमते रहते हैं। मतलब तीनों चारों देशों के वॉरशिप ताइवान के आसपास घूमते हैं और किसी भी
दिन अगर हल्का फुल्का भी टकराव हुआ तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि यहीं से वार की शुरुआत हो सकती है। अब आप देखिए जापान के द्वारा किस प्रकार से स्टेटमेंट दिया गया था। आप इस पूरे स्टेटमेंट को सुनिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि यहाँ पर जापान सही है या फिर चाइना सही है। जरा इस स्टेटमेंट को देखिए, ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है चाइना। चाइना के अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है छुटकू सा, एक सेकेंड दीजिएगा, ये छुटकू सा देश आपको दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, ताइवान। अब चाइना से ताइवान की अगर हम दूरी की बात करें तो 160 किलोमीटर की दूरी पर है ये। चाइना कई बार बोल चुका है कि ताइवान उसका पुराने टाइम में भी हिस्सा था, आज भी हिस्सा है, और अलग होने के पीछे की वजह कौन है, जापान है। क्योंकि जापान एक टाइम बड़ा शक्तिशाली हुआ करता था और उसने चाइना के ऊपर हमला किया तो चाइना के पूर्वी वाले हिस्से में भी उसको प्रभावित कर दिया, जिसमें नानजिंग नरसंहार आता है, बीजिंग वाला इलाका भी आता है और इसके साथ में ताइवान भी आता है। जापान ने ताइवान के ऊपर कब्जा किया और 50 साल तक राज किया। आज भी चाइना के कानून और चाइना के लोगों की भाषा, इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज सब अलग है, बल्कि ताइवान के अंदर जिन लोगों की भाषा रीति रिवाज हैं वो जापानियों से मेल खाती हैं, क्योंकि 50 साल यहाँ पर राज किया तो जापान की सारी रीति रिवाज संस्कृति कहाँ आ गई, इससे ताइवान के अंदर आ गई। तो अगर चाइना की बात करें तो चाइना से 160 किलोमीटर द्वीप दूर है ये द्वीप, जिसे द्वीप ताइवान भी हम कह सकते हैं। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि जापान आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा पर छोटे छोटे से इसके आइलैंड यहाँ तक है, और जहां तक आइलैंड खत्म होते हैं वहीं से समुद्री सीमा गिनी जाती है ना। तो जापान है और जापान के छोटे छोटे आइलैंड हैं, वहां से अगर दूरी देखी जाए तो 110 किलोमीटर पर है। अब जापान के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ताइवान के ऊपर ये हमला करता है, ताइवान को एक बार फिर से अपने अधीन बना लेता है चाइना, अपने अधीन बनाने के बाद में चाइना की सीमा कहां तक आ जाएगी, इसी ताइवान वाले इलाके तक इसकी सीमा यहां तक आ जाएगी। आप जरा इसको देखिए, मैं क्लीन कर देती हूँ, इस तक इसकी सीमा आ जाएगी और जैसे इसकी सीमा आएगी तो नेक्स्ट हमारे साथ में इसकी सीमा साझा हो जाएगी। मतलब चाइना की सीमा अब सीधा जापान के साथ में नहीं लगती है, ताइवान से होते हुए लगती है, यानी कि ताइवान है बीच में, उसके बाद सीमा लगती है। जैसे भारत और पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान है, हालांकि हम अफगानिस्तान के साथ में सीधी सीमा साझा करते हैं, पर अगर पाकिस्तान हट जाए या फिर पाकिस्तान भारत में मिल जाए तो हमारी सीधी सीमा उसके साथ में लग सकती है। तो अब देखिए कि यहाँ अगर ताइवान पे इसने कब्जा किया तो सीधी सीमा क्या करेगा, ये जापान के साथ में साझा कर लेगा। अब ठीक इसी प्रकार से इसने भारत का यहाँ पर एग्जाम्पल पेश किया। भारत के एग्जाम्पल में आप जरा इस बात को समझिए कि ये रहा चाइना से थोड़ा सा इस तरफ हम चलेंगे तो ये वाला जो इलाका आता है, ये कौन सा इलाका है, तिब्बत का इलाका है। तिब्बत एक अलग देश था, इसके ऊपर कब्जा किया और आज ये कहाँ तक आ गया, भारत के इस छोर तक आ गया है और हमारे अक्साई चीन तक को ये छीन चुका है। तो जापान यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि एक सेनकाकू आइलैंड को लेकर ये कई बार हमसे झगड़ा कर चुका है कि जापान का नहीं है, ये तो चाइना का है। अगर इसने ताइवान ले लिया तो कल से उस आइलैंड को लेकर भी हमारे साथ में झगड़ा करेगा और हो ना हो हमारी ये समुद्री आइलैंड को छीन लेगा। इसीलिए हम इस सुरक्षा को लेकर खतरा भी मोल नहीं ले सकते। तो क्या यहाँ पर जापान आपको सही लगता है या फिर चाइना सही लगता है, जरूर से लिखिएगा। आगे की जानकारी को जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियो डालती रहती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में मेरा पॉडकास्ट आने वाला है, आप मेरी लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाह रहे हैं तो ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप मुझे ऑन स्क्रीन देखते हैं बस, तो कभी जिज्ञासा हो, अगर आप मुझे रेगुलर देखते आए हैं तो आप ज़रूर से मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। आपके जेन्युइन जो क्वेश्चन होंगे उसका जवाब मैं जरूर से दूंगी। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें तो ताइवान या जापान या फिर चाइना कौन सही है, आप बताइएगा। इसके साथ ही जापान के द्वारा कहा गया कि ये वही इलाका है जहां से मैं समुद्री व्यापार करता हूं, यानी कि समुद्री मार्ग भी यही है ताइवान के पास वाला, तो इसलिए भी ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मेरी नौसेना जो है गश्त करती है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस इलाके पर ताइवान पर कभी भी हमला नहीं करने दूंगा। दूसरा, पूरे वर्ल्ड में चाहे कौन कौन सा देश ताइवान को देश की मान्यता देता होगा या नहीं देता होगा, चाइना इसे नहीं मानता है कि ये कोई देश है, ये हमारा एक अभिन्न अंग है। वही जापान और अमेरिका सीधे तौर पर कई बार बोल चुके हैं कि ताइवान एक अलग देश है, अलग सरकार है, अलग रीति रिवाज हैं, इसलिए हम इसके ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। और इसकी पूरी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका और जापान ले चुका है, क्योंकि ये एक अलग देश है। अलग देश की बात करें तो अगर भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत ने कई बार इस बात को बोला है कि भाई
ताइवान चाइना का हिस्सा है। रही बात अलग देश की मान्यता की, तो हमने अभी तक कोई मान्यता नहीं दी है। हालांकि ताइवान के साथ में भारत के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, व्यापार भी होता है, ट्रेड डील भी होती है, पर किसी प्रकार से अभी तक भारत ने इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम चाइना के खिलाफ जाकर ताइवान का साथ देने वाले हैं, क्योंकि चाइना का यह हिस्सा है। इस बात को भारत भी एक्सेप्ट करता है और आस पड़ोस के कई सारे देश भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें रशिया भी शामिल है और इसके अंदर नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। आगे देखिएगा, इसके साथ ही जापान के लोगों के द्वारा जो अभी स्टेटमेंट दिया गया था, उस स्टेटमेंट को लेकर जापान की सरकार ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है। जापान की सरकार बोल रही है कि जब से जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार में मात खाई थी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में आप जानते हैं कि अमेरिका ने इसके ऊपर परमाणु बम गिराया, उसके बाद इसकी कमर टूट गई थी। अब जापान बोल रहा है कि तब से लेकर आज दिन तक हमने किसी देश के साथ में तनाव भी नहीं बढ़ाया, किसी देश के साथ में युद्ध भी नहीं लड़ा, पर अब चाइना आगे होकर तनाव बढ़ाना चाह रहा है, तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जापान को वापस मजबूत बनाने का काम किया है, पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, कई प्रकार के आधुनिक हथियारों को बनाने का काम किया है। तो इसी बहाने हमारे आधुनिक हथियारों का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हमने जितनी मिसाइलें, जितने प्रकार के हथियार बनाए हैं, हम कुल मिलाकर किसी प्रकार से अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है। हालांकि अमेरिका ने हमारे साथ में रक्षा समझौता किया है कि अमेरिका हमारी सुरक्षा करेगा, पर हमें भी हमारी सुरक्षा करते आता है। हम चाइना से जीतना जानते हैं और अगर उसके साथ में युद्ध भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ने के लिए रेडी हैं। जैसे इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए तो चाइना की मीडिया के अंदर जो है बहुत बड़ा उछाल आ गया। चाइना की मीडिया के द्वारा कहा गया कि ताइवान के मुद्दे में जापान बेवजह दखल देने का काम कर रहा है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि जापान ताइवान के मुद्दे में बेवजह दखल देने का काम कर रहा है और ऐसा करके वो खुद अपने देश को खतरे में डालने का काम कर रहा है। इसके साथ ही एक न्यूज़ के द्वारा, एक न्यूज़ एडिटोरियल में कहा गया है कि अगर जापान की सेना ने इस मामले में दखल दिया तो पूरे देश को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले चाइना के एक डिप्लोमेट्स के द्वारा भी जापान के एक व्यक्ति की गला काटने की यहां पर धमकी दे दी थी। तो आप देखिए किस प्रकार से तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है और अगर ये तनाव बढ़ा तो हो ना हो चाइना ताइवान के ऊपर बाद में हमला करेगा, जापान के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि कई वर्षों से चाइना के लोगों के मन में जापानियों को लेकर बड़ा ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जापान ने एक टाइम में यहाँ पर बहुत बड़ा नरसंहार किया था, जिसमें एक झटके में 13 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया था और ये तक सुनने में आता है कि जापानी लोगों ने उनका खून तक पिया था। अब इसमें कितनी हकीकत है, ये किवदंती भी यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे कई प्रकार के स्टेटमेंट अभी तक चाइना के लोगों के माइंड में भरे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जापान के साथ में युद्ध हो ताकि उसे सबक सिखाया जाए। पर आप इस बात को सुनिएगा कि अगर युद्ध होता है तो एशिया में बहुत बड़ी हलचल मचेगी, क्योंकि जापान का साथ देने के लिए अमेरिका यहाँ पर आने वाला है और इसका साथ देने के लिए साउथ कोरिया ऑलरेडी खड़ा हुआ है। और इसके साथ अगर चाइना की बात करें तो चाइना का साथ देने के लिए रशिया है और रशिया जब भारत से मदद मांगेगा तो ऑब्वियसली भारत भी मदद करने के लिए जाएगा और भारत के आस पड़ोस के कई सारे देश इसके साथ में आ जाएंगे। तो हो ना हो एक बड़े युद्ध की शुरुआत इन दोनों के टकराव की वजह से हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। आगे आप देखिए, चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा मानते हुए कहा है कि अमेरिका और जापान जो फुली तरीके से यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं उसे कृपया बंद कर दे। और इसके साथ ही अभी की हाल ही की न्यूज़ की अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले ये तक कह दिया गया कि जापान और चाइना ने दोनों ही अपने अपने देश में एक एडवाइजरी जारी कर दी है, चेतावनी जारी करी है और नया सुरक्षा का हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। मतलब बहुत जल्द ऐसा बिगुल बजने वाला है जिसे लेकर आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप देखिए, जापानी सरकार ने चीन में रह रहे अपने नागरिकों को भीड़ भाड़ वाली जगह से बचने के लिए कह दिया है, हो सके तो वापस अपने देश लौटने की बात यहां पर कह दी गई है। इसके साथ ही जो चाइना और जापान के डिप्लोमेट्स हैं इनके बीच में भी लगातार विवाद हैं, जिससे जापान को लेकर माहौल खराब हो चुका है, सुरक्षा अलर्ट भी अब जारी हो चुका है और लगातार ये कहीं ना कहीं अब बुरी तरीके से लड़ाने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो आप मुझे जरा यहाँ पर बताइए, क्या जापान यहाँ पर सही है, चाइना सही है, या फिर अमेरिका जिस प्रकार से दखल अंदाजी करता है इन देशों के अंदर अपनी सेनाओं को भेजकर, वो यहाँ पर आपको सही दिखाई देता है? और अगर ये युद्ध छोटे मोटे स्तर पे भी शुरू होता है तो भारत के स्टेटमेंट किस प्रकार के रहने वाले हैं? क्या भारत यहाँ पर जापान का साथ देगा या फिर ताइवान चाइना का साथ देगा? किसका साथ देगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप मेरा पॉडकास्ट देखना चाह रहे हैं और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो जरूर से लिखिएगा
आपका जो भी रियल क्वेश्चन होगा मैं जवाब देने वाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।